15 अप्रैल 2023 प्रयागराज उत्तर प्रदेश। रात के 10:34 लाइव टीवी चल रहा था। पुलिस के घेरों में दो नामी माफिया आतिक अहमद और उसका भाई अशरफ। टीवी रिपोर्टर्स ने माइक आगे किया। आतिक ने सर झुकाया और कहा, मुझे मारा जाएगा, मैं मारा जाऊंगा। और तभी तीन युवक भीड़ से निकलकर पिस्तौल निकाली और दाएं दाएं 3 गोलियां चलाई। लाइव कैमरे पर टीवी स्क्रीन लाल हो गया और अगले ही सेकंड जय श्री राम ये नारा गूंजा। जैसे कोई आतंकी ढेर हुआ हो, जैसे कोई युद्ध खत्म हुआ हो। पूरा देश दंग था। ये किसने किया, क्यों किया, कैसे किया। आतिक और अशरफ का सीधा एनकाउंटर नहीं बल्कि एक पब्लिक एग्जीक्यूशन हुआ था, देश के सामने, कैमरे के सामने और शायद सिस्टम की मौजूदगी में। लेकिन सवाल ये नहीं है कि आतिक मरा कैसे, सवाल ये है वो इतना बड़ा बना कैसे। वो बच्चा जो तांगे वाले का बेटा था कैसे बना माफिया, कैसे बना एमएलए और कैसे बना एमपी, कैसे इतना ताकतवर बना कि कोर्ट, जज, गवाह सब झुक गए। और आखिर कैसे वो मारा भी गया जैसे किसी लाइव शो में उसका डेथ एनकाउंटर हुआ हो। ये कहानी है आतिक अहमद की, लेकिन असल में ये कहानी है भारत के सबसे बड़े सिस्टम फेलियर की। 1979, जगह प्रयागराज, छोटा सा इलाका खलीसपुर, एक गरीब घर, बाप एक मामूली तांगे वाला, माँ घरों में झाड़ू पोछा करती थी। वहीं एक लड़का पैदा हुआ, नाम रखा गया आतिक अहमद। शुरू से ही तेज, मगर तेजी गलत दिशा में थी। गली में झगड़े, स्कूलों में लड़ाई, दोस्तों को डराना। लेकिन तभी एक दिन उसने कुछ ऐसा किया जिससे उसका नाम पुलिस की फाइल में दर्ज हुआ। 1979 में पहला केस। 17 साल का था जब उसने पहली बार हत्या कर दी। मामला था इलाके में जमीन को लेकर चल रहे झगड़े का। पुलिस रिकॉर्ड कहता है कि बिना डरे दिन दहाड़े चाकू निकाला और जान ले ली। इलाके में लोग कहते हैं कि उसी दिन उसकी आंखों में डर नहीं, दबदबा दिखने लगा था। धौंस से बनाना शुरू किया राज। जिनसे स्कूल में लड़ाई करता था, बाद में उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया और अपना ही आदमी बना लिया। मोहल्लों में जमीन खाली करवाता था, फिर उस पर अपना बोर्ड लगाता था, दुकानदारों से जबरन वसूली करता था। लेकिन इलाके का देखभाल करने वाला भी वही इकलौता था। धीरे धीरे आतिक बना स्थानीय गुंडा, फिर बना गुंडों का लीडर। 1988 में खुद का गैंग बनाया, नाम रखा IS 227। गैंग का नाम ही ऐसा रखा कि हर SHO, हर व्यापारी, हर बिल्डर डरने लगे। IS 227 यानी इलाहाबाद सिटी का गैंग नंबर 227। थाना खुला नहीं कि आतिक का फोन आ जाता था। इसी दौर में इलाहाबाद के कुछ लोकल नेताओं ने आतिक को यूज करना शुरू किया, वोट दिलवाने के लिए, विरोध डराने के लिए। यहीं से उसका एक डायलॉग शुरू हुआ, वो बाद में मशहूर हुआ, गुंडई मेरी ताकत नहीं है, ये तो मेरी राजनीति की जरूरत है। और फिर 1989 आया, जिस साल आतिक ने पॉलिटिक्स में पहला कदम रखा। इलाहाबाद पश्चिम से अब वो गुंडा नहीं, विधायक बनने जा रहा था। अब कहानी आगे बढ़ेगी उस चुनावी मैदान की तरफ, जहां मर्डर केस से नामजद व्यक्ति हजारों वोट से जीतकर माननीय बन गया। वर्ष 1989, राजनीति में उथल पुथल का दौर, देश में VP सिंह की लहर, उत्तर प्रदेश में जनता दल का दबदबा। और उसी साल इलाहाबाद पश्चिम सीट से टिकट मिला आतिक अहमद को। सोचिए, जिसके खिलाफ हत्या, वसूली, जमीन कब्जे जैसे केस दर्ज हो, वो जनता के वोट से विधायक बनने जा रहा था। लेकिन आतिक जानता था, डर का इस्तेमाल सिर्फ धोस जमाने में नहीं, वोट बटोरने में भी किया जा सकता है। चुनाव प्रचार का तरीका अलग था, न विकास की बात, न मुद्दों की बहस, सिर्फ एक लाइन, इलाके में अमन चाहिए तो आतिक को वोट करो। लोग जानते थे अगर आतिक जीत गया तो कम से कम गुंडों से उन्हें बचा लेगा, क्योंकि वही तो गुंडों का बाप था। 1989 नतीजा आया, आतिक अहमद जीत गया, पहली बार विधायक बना। और विधायक बनने के बाद क्या बदला सिर्फ उसका पहनावा, सफेद कुर्ता पजामा, सिर पर टोपी और गाड़ी में लाल बत्ती। बाकी सब कुछ वैसा रहा, जमीनों पर कब्जा, बिल्डरों से वसूली, पुलिस से सेटिंग और अब सत्ता से भी संबंध। पुलिस का हाल इस तरह हो गया था कि किसी थाने में आतिक की शिकायत लिखवाना मानो खुद को सस्पेंड कराने की दरख्वास्त देना था। एक पुलिस अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पर कहा, थाने में जो भी केस आता है जिसमें आतिक का नाम हो, उस पर ऊपर से फोन आ जाता है, संभाल लो मामले को। कोर्ट में केस, लेकिन अदालतें बेबस। 1989 से 1995 के बीच आतिक पर 20 से ज्यादा केस दर्ज हुए, लेकिन किसी में भी गवाही नहीं,
किसी में सबूत नहीं, किसी में केस ही बंद हो गया। जो गवाह था या तो भाग गया या फिर अगली तारीख से पहले ही उसका गेम हो गया। 1993 में समाजवादी पार्टी के साथ मिला और एक बार फिर विधायक बना। अब अतीक बन चुका था इलाहाबाद पश्चिम का अघोषित मंत्री। ये वो वक्त था जब गुंडाई और राजनीति ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया था और यहीं से शुरू होती है अतीक और मुलायम सिंह यादव की दोस्ती, जिसने आगे चलकर उसे संसद और गैंगस्टर दोनों बनाए रखा। साल था 1993। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति धर्म बाहुबल एक ऐसा कॉकटेल बना जिसने पूरे सिस्टम को जकड़ लिया। उसी माहौल में मुलायम सिंह यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद को खुलकर गले लगाया। समाजवादी पार्टी को चाहिए था मुस्लिम वोट बैंक, स्थानीय बाहुबली जो वोट और डर दोनों ला सके और एक ऐसा चेहरा जो विरोधियों को झुका सके, तोड़ सके, मरोड़ सके। समाजवादी पार्टी ने अतीक को गले ही नहीं लगाया, उन्होंने उसे एक इलेक्टोरल वीपन बना लिया। 1993 अतीक समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक बना तीसरी बार। अब वो सिर्फ एक इलाका नहीं, पूरा इलाहाबाद संभाल रहा था। हर थाने में उसका आदमी, हर अफसर उसके नाम से कांपता और हर मंत्री उसके नाम पर मौन। कौन कौन से धंधे चल रहे थे? जमीन कब्जा रैकेट, सरकारी जमीन कब्जा, कब्रिस्तान कब्जा, किसान की जमीन कब्जा, सब अतीक की नज़र में थे। सरकारी ठेके, बिना कमीशन के कोई ठेका नहीं, स्कूल और कॉलेज जहां से उसका माफिया ह्यूमन रिसोर्स तैयार होता था, फर्जी कंपनी के नाम पर धन उगाई, बिल्डर और व्यापारियों से प्रोजेक्शन मनी। उस समय कानून का हाल इतना बदहाल हो चुका था कि जो केस होता था उसका गवाह बदल जाता था और जो नहीं बदलता था उसे कुछ हफ्तों के अंदर गायब कर दिया जाता था। एक अफसर ने कहा समाजवादी पार्टी की सरकार में अतीक एमएलए नहीं, पैरेलल होम मिनिस्टर था। पहली बार पर्दे के पीछे की ताकत, सहिस्ता परवीन का जिक्र यहीं से शुरू होता है। अतीक की बीवी सहिस्ता की एंट्री जो महिलाओं के बीच सामाजिक नेता बनकर उभरी, लेकिन अंदर से माफिया रूट्स को मजबूती देती रही। अफसरों की बीवियों से दोस्ती, राजनीतिक कार्यक्रमों में मौजूदगी, अतीक की अनुपस्थिति में फुल कमांड। घर का पर्दा बाहर के खेल का मैनेजर बन गया था। कैसे सिस्टम को हाईजेक किया गया। थानों में एसएचओ की पोस्टिंग से पहले अतीक की सहमति ली जाती थी, लेकिन अब उसकी नजर से विधानसभा नहीं लोकसभा पर थी, क्योंकि अब तक अतीक ने जो भी हासिल किया था वो राजनीति की लोकल डिग्री थी। अब उसे चाहिए था नेशनल सर्टिफिकेट यानी संसद। वक्त था भारत में कोलिशन राजनीति का दौर। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी सभी जोड़ तोड़ में लगे थे और वहीं दूसरी तरफ अतीक अहमद का राजनीतिक टारगेट बदल चुका था। उसे इलाहाबाद की पश्चिम गलियों में नहीं, दिल्ली के सांसद भवन में गूंजना था। 1996 में फिर विधायक बना समाजवादी पार्टी की सिफारिश से, लेकिन इस बार जीत के बाद अतीक का रुख अलग था। वो कहता था कि अब सिर्फ इलाहाबाद नहीं, पूरा हिंदुस्तान मेरा होगा। 2002-2003 सियासी खेल चालू। अखिलेश यादव का उभार शुरू हो चुका था। समाजवादी पार्टी में नए चेहरे आ रहे थे। अतीक को लगा अगर समय रहते खुद को ऊपर नहीं बढ़ाया तो ये पार्टी मुझे निगल जाएगी। 2004 अतीक अहमद को टिकट मिला लोकसभा चुनाव का समाजवादी पार्टी से। सीट थी फूलपुर, इलाहाबाद की वही सीट जहां से कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। और अब वहीं से समाजवादी पार्टी ने एक माफिया को टिकट दिया। चुनावी प्रचार नहीं, डर का प्रदर्शन। हर रैली में सुरक्षा से ज्यादा गुर्गे, पोस्टर में मुस्कुराता हुआ चेहरा, लेकिन पीछे खड़ा एक खौफ। वोटरों को डर के साथ आश्वासन मिलता था, अगर अतीक जीत गया तो मोहल्ले में शांति रहेगी और अगर हार गया तो खुदा ही मालिक। नतीजा आया, अतीक जीत गया, एमपी बन गया। अब वो माननीय सांसद था। देश की संसद में बैठा एक ऐसा आदमी जिस पर 30+ आपराधिक मामले दर्ज थे। सांसद बनने के बाद का पहला काम अपने गैंग को फैलाना पूरे उत्तर प्रदेश में। सांसद रहते हुए उसने फर्जी कंपनियों से करोड़ों का लेन देन किया। सरकारी टेंडर के नाम पर वसूली की गई। पुलिस अफसरों को खुलेआम धमकाना शुरू किया। पार्लियामेंट प्लस माफियागिरी। अब अतीक का कद इतना बड़ा हो गया था कि समाजवादी पार्टी के नेता भी उससे सीधे बात करने में डरते थे। और यहीं पर शुरू होती है उसकी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की बीमारी। मैं विधायक भी रहा, सांसद भी, जेल भी गया, जमानत भी मिली, अब मुझे कोई नहीं गिरा सकता। लेकिन असली कहानी तब पलटी जब एक नया विधायक
राजू पाल उसके सामने खड़ा हो गया और यही बना अतीक की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। 2004 अतीक अहमद समाजवादी पार्टी से सांसद बन चुका था। फूलपुर की सीट से, वही सीट जिस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। और सांसद बनने के बाद क्या हुआ? विधायक पद इलाहाबाद पश्चिम खाली हो गया। अब वहां उपचुनाव होना था। 2005 उपचुनाव हुआ। समाजवादी पार्टी ने अतीक के छोटे भाई अशरफ अहमद को टिकट दिया। बहुजन समाज पार्टी ने टिकट राजू पाल को, जो कि एक नया साफ सुथरा चेहरा था। पूरा इलाका जानता था कि ये चुनाव नहीं जंग है, और नतीजा राजू पाल जीत गया। और अशरफ की हार ने अतीक के अहंकार को चूर कर दिया। वो सीट अतीक की गढ़ थी और अब वहीं से कोई विधायक बन गया था। लेकिन ये जीत ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। सिर्फ 3 महीने बाद तारीख 25 जनवरी 2005 स्थान प्रयागराज की भीड़ वाली इलाका राजू पाल की कार को बीच सड़क पर रोका गया। चारों तरफ से घेर कर 26 से ज्यादा गोलियां मारी गई। हथियार थे AK-47, पिस्तल। हमला इतना क्रूर था कि राजू पाल की बॉडी पहचानना मुश्किल हो गया। FIR में दर्ज हुआ अतीक अहमद का नाम, अशरफ अहमद उसका भाई और IS 227 गैंग के कई सदस्य। इसमें गवाही देने के लिए सबसे पहले नाम आया उमेश पाल का, जो राजू पाल के करीबी था और वारदात के समय वहीं मौजूद था। उसी ने FIR दर्ज कराई, उसी ने गवाही दी और उसी की जान पर बना रहा खतरा सालों साल तक। इस हत्याकांड ने पूरे राज्य को हिला दिया। बहुजन समाज पार्टी ने सड़कों पर विरोध किया। मायावती ने अतीक को राजनीतिक अपराधी घोषित किया। समाजवादी पार्टी पर खुलकर आरोप लगे कि वो अतीक को बचा रही है। मीडिया ने सवाल उठाए, क्या एक विधायक बनने की सजा मौत है? लेकिन मुलायम सिंह की सरकार थी और अतीक उस वक्त समाजवादी पार्टी का चमकता हुआ चेहरा। पुलिस जांच धीमी पड़ती रही, गवाहों को धमकाया जाता रहा और केस की फाइलें कोर्ट में सालों साल धूल खाती रही। 2007 में पलटा सत्ता का खेल। विधानसभा चुनाव हुए। मायावती बहुजन समाज पार्टी को बहुमत मिला और फिर 2008 में अतीक अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। अब वो जेल गया पहली बार, लेकिन जेल अतीक के लिए सजा नहीं थी। वो तो वहां से भी अपने साम्राज्य का राजा बना रहा। अब कहानी करवट लेगी, कैसे एक कैदी ने जेल से बैठकर उत्तर प्रदेश के सिस्टम को हिला रखा था। मार्च 2008 को मायावती सरकार का सीधा एक्शन। अतीक अहमद को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। जगह थी नैनी सेंट्रल जेल प्रयागराज। माहौल था हाई अलर्ट। केस दर्ज हुआ राजू पाल मर्डर केस, गैंगस्टर एक्ट, रंगदारी, सरकारी अफसर को धमकाने के आरोप। लेकिन ये जेल किसी आम आदमी की सजा नहीं थी। ये थी कमांड रूम, जहां से अतीक का पूरा गैंग सिस्टम चल रहा था। जेल के अंदर मोबाइल कैसे पहुंचे, जेल के अफसर, वार्डन, कर्मचारी सब पहले से ही सेट थे। अतीक के गुर्गे बाहर से पैसे और धमकी दोनों का खेल खेलते रहे। कुछ अफसरों को विदेश टूर की पेशकश भी दी जाती थी। अतीक जेल में बैठकर SHO की पोस्टिंग तय कर रहा था। कौन SI बनेगा, कौन लाइन हाजिर होगा, सबका फैसला नीली जेल से हो रहा था। कॉल्स निकलते थे जेल से। ठेकेदारों को फोन 10% भिजवा दो वरना काम बंद। बिल्डरों को धमकी, प्रॉपर्टी खाली करो वरना कब्जा कर लेंगे। नेताओं से बातचीत होती थी, अगली बार चुनावी सीट कौन सी चाहिए। राजू पाल मर्डर केस का सबसे अहम गवाह उमेश पाल को हर रोज धमकियां मिलती थी। कभी फोन आता था कि केस वापस ले लो, कभी बाइक सवार लड़के पीछे लगते थे, कभी चिट्ठियां आती थी, कभी कहते थे कि तुम अगला नंबर हो। जेल से अतीक के आदमी खुलेआम घूमते, पुलिस लाइन में जाकर अफसरों से मिलना, कोर्ट में नए डायरेक्शन बदलवाना, मीडिया में अपनी छवि साफ करने के लिए पैसा बहाना। एक RTI में सामने आया कि जेल में अतीक को 24 घंटे में से 18 से ज्यादा बार विजिटर्स मिलने आते थे, जिनमें नेता, व्यापारी, SHO तक शामिल थे। और फिर शुरू हुआ गवाहों को गायब होना। 2009 में केस का गवाह संदिग्ध हालत में लापता। 2010 में दूसरा गवाह सड़क हादसे में मारा गया। 2011 तीसरे गवाह ने खुद कोर्ट में बयान बदल दिया, मैंने कुछ देखा ही नहीं। कोर्ट में सवाल उठा, क्या जेल एक माफिया के लिए नेटवर्क हब बन चुकी है? उत्तर प्रदेश सरकार ने जवाब दिया, हम स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। लेकिन सच्चाई ये थी कि सरकार खुद उसके फोन रिकॉर्ड से डरती थी। और इस सब के बीच 2012 में चुनाव फिर से नजदीक आ रहे थे। अतीक जेल में था, लेकिन वो चुनाव लड़ना चाहता था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि समाजवादी पार्टी फिर से उसके लिए दरवाजे खोलने जा रही थी। वर्ष 2012
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का माहौल गर्म था। हर पार्टी को अपने जादुई चेहरे की तलाश थी। एक तरफ जनता बदलाव चाह रही थी, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को वोट बैंक की चिंता थी। और यहीं एक नाम फिर चर्चा में आया, अतीक अहमद। दर्जनों केस, जेल में बंद एक गैंगस्टर, लेकिन इलाहाबाद पश्चिम में अब भी वही राजा। अतीक जानता था जेल में रहते हुए भी जनता को ललकार सकता हूं। अगर जीत गया तो सिस्टम फिर से झुक जाएगा। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने साफ किनारा कर लिया। समाजवादी पार्टी ने उसे टिकट नहीं दिया। अतीक ने अपना दल कमरेवादी से जेल में रहते हुए नामांकन भरा। प्रचार किसने किया? भाई अशरफ, पत्नी साइस्ता और पुराने वफादार गुर्गे। इलाके में नारा गूंजता था, जो डरते नहीं वही अतीक को वोट देते हैं। और नतीजा, अतीक अहमद चुनाव हार गया, क्योंकि बसपा की उम्मीदवार पूजा पाल ने जीत दर्ज की। ये वही पूजा पाल थी जिनके पति राजू पाल की हत्या के पीछे अतीक का नाम सबसे ऊपर था। यानी इतिहास ने फिर से अतीक को उसी मोड़ पर अटका दिया। असर क्या हुआ? अतीक के हाथ से राजनीति निकलती नजर आई। सत्ता में सपा थी, लेकिन अब वो अतीक के साथ नहीं थी। जेल से मिलने वाले वीआईपी ट्रीटमेंट भी कम होने लगे। अफसर अब दूरी बनाने लगे, लेकिन अतीक रुका नहीं। जेल से फोन कॉल जारी रहे, ठेके बांटने के बैठकों के आदेश, एसएचओ सीओ की सिफारिशें और बिल्डरों को धमकाने की लिस्टें। जेल के अंदर से भी अतीक अपनी सल्तनत चलाता रहा। लेकिन इस बार मीडिया और कोर्ट दोनों जाग चुके थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तीखी टिप्पणी दी, क्या यूपी की जेल में माफिया नेताओं के लिए रेस्ट हाउस बन गई है? और फिर 2017 आया, जब उत्तर प्रदेश की राजनीति ने ऐसा पलटा मारा जिसने अतीक की बुनियाद को ही हिलाकर रख दिया। मार्च 2017 उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का परिणाम आया। भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली और सीएम बने योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री बनते ही पहला बयान, उत्तर प्रदेश में अब माफिया और गुंडों की दबंगाई नहीं चलेगी। जो कानून से टकराएगा वो चूर चूर कर दिया जाएगा। ये चेतावनी नहीं, खुद का ऐलान था। और सीधा निशाना बना अतीक अहमद, समाजवादी पार्टी का पूर्व विधायक, गैंगस्टर, दर्जनों केस और जेल से सिस्टम को नचाने वाला चेहरा। योगी सरकार ने पहला काम क्या किया? गैंगस्टर एक्ट, एनएसए और पोटा जैसे कानून फिर से एक्टिव किए गए। अतीक के खिलाफ चल रहे केसों की फास्ट ट्रैक हियरिंग शुरू हुई। संपत्ति जब्त करने के आदेश, हथियार लाइसेंस रद्द और सबसे बड़ा झटका, उसकी अवैध संपत्तियों पर चला बुलडोजर। बुलडोजर बाबा की एंट्री। प्रयागराज में अतीक की करोड़ों की कोठी जमींदोज, उसका स्कूल ध्वस्त, अवैध मार्केट गिरा दिए गए, फार्म हाउस, गेस्ट हाउस, शॉपिंग प्लाजा, सब के सब तोड़ दिए गए। जिस पर हथौड़ा चला वो सब कुछ टीवी पर लाइव चलता था। अतीक की संपत्तियों की लाशें बिखरती हुई। अतीक की गैंग के लोगों का क्या हुआ? आईएएस 227 के 30 से ज्यादा सदस्य गिरफ्तार हुए। कुछ को पुलिस ने घर दबोचा। एक वायरल ऑडियो ने आग में घी डाला। अतीक जेल से फोन कर रहा था एक अफसर को और कह रहा था, तू तो बच्चा है, मेरा टाइम वापस आएगा। ये कॉल रिकॉर्ड हो गया और वायरल भी हुआ। और फिर कोर्ट ने आदेश दिया, अतीक को नैनी जेल से हटाकर गुजरात जेल भेजो। 2019 अतीक को शिफ्ट किया गया गुजरात की साबरमती जेल में, जहां अब ना तो कोई कॉल आ सकता था, ना दबदबा चल सकता था। वो माफिया जिसने यूपी की सड़कों को बुलेट की आवाज से हिलाया था, उसी की कोठी को बुलडोजर निगल रहा था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि एक गवाह अब भी जिंदा था, उमेश पाल। और अतीक जानता था जब तक उमेश जिंदा है उसके गुनाहों की फाइल बंद नहीं होगी। अब कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया है जहां पूरा देश फिर से दौड़ उठा। 18 साल के बाद वही गोली, वही नाम, वही खौफ, अतीक अहमद। तारीख 24 फरवरी 2023, जगह प्रयागराज यूपी। शाम के करीब 5:30 बजे राजू पाल मर्डर केस का मुख्य गवाह उमेश पाल जैसे ही अपनी एसयूवी से घर पहुंचता है, तभी अचानक धमाके की आवाज आती है। एक ग्रेनेड फेंका गया और फिर ताबड़तोड़ गोलियां। इस बार AK-47 नहीं थी, इस बार थी पिस्टल, बम और बेफिक्र हथियार। सीसीटीवी के वीडियो फुटेज में दिखा उमेश पाल को घसीटकर गोली मारी गई और उसका गनर भी मारा जा चुका था। सीसीटीवी में दिखे 4 लड़के, चेहरे खुले, गोली चलाने में कोई हिचक नहीं। पूरे देश का ध्यान टूटा। क्या फिर से वही कहानी? पहले गवाह, फिर धमकी, फिर हत्या और फिर अतीक अहमद का नाम। एफआईआर दर्ज हुई।
नाम शामिल हुए अतीक अहमद, अशरफ अहमद, गुड्डू मुस्लिम, बम फेंकने वाला, सब्जी वाला गुलाम, उस्मान, साबिर, अर्शी खान, IS 227 के नए चेहरे। जांच में सामने आया कि उमेश पाल को पिछले 6 महीने से लगातार धमकियां मिल रही थी। उसने सुरक्षा मांगी थी लेकिन प्रशासन ने अनदेखी की। उमेश पाल जानता था कि अतीक जेल से भी खेल सकता है, लेकिन वो केस वापस लेने के लिए तैयार नहीं था। CBI, STF, ATS सब लग गए। उत्तर प्रदेश STF ने एनकाउंटर स्क्वाड एक्टिव किया। गुड्डू मुस्लिम फरार हो गया और साबिर और गुलाम को ढूंढते हुए झांसी, कानपुर, दिल्ली, नेपाल बॉर्डर तक रेड हुई। सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ मर्डर केस की प्लानिंग गुजरात की साबरमती जेल से हुई थी, जहां अतीक अहमद बंद था। फोन रिकॉर्ड, पैसा ट्रांजैक्शन, लोकेशन सब ने पुष्टि की है कि अतीक भले ही सलाखों के पीछे था, लेकिन उसका किलिंग ऑर्डर बाहर गूंज रहा था। उमेश पाल की मौत ने 2 चीजें साफ कर दी। पहला, अतीक का गैंग अभी भी जिंदा था और सिस्टम अभी भी उतना ही लाचार है, लेकिन इस बार माहौल कुछ और था। योगी आदित्यनाथ खुलकर सामने आए विधानसभा में दहाड़ते हुए और कहा, माफिया मिटा दिए जाएंगे, अतीक अहमद को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। और इसके बाद शुरू हुआ ऑपरेशन जीरो टॉलरेंस। मार्च 2023 उमेश पाल की हत्या के बाद पूरा देश सुलग उठा। STF, ATS, लोकल पुलिस सबको एक ही आदेश मिला, माफिया के एक आदमी को पकड़ो, जरूरत पड़े तो खत्म करो। ऑपरेशन शुरू हुआ जीरो टॉलरेंस के नाम पर। 48 घंटे में दर्जनों ठिकानों पर छापेमारी, CCTV, मोबाइल लोकेशन, कॉल रिकॉर्डिंग, हर सबूत खंगाला गया और फिर एक एक कर अतीक के शूटर को निशाने पर लाया गया। पहला एनकाउंटर उस्मान चौधरी, जो CCTV में उमेश पाल को सबसे पहले गोली चलाता दिखा था। STF ने उसे झांसी के पास घेर लिया, जवाब में फायरिंग हुई और मौके पर मार दिया गया। वो चिल्लाते हुए कत्ल कर रहा था, अब वो खामोश पड़ा था, मिट्टी में मिला दिया था उसको। दूसरा एनकाउंटर बम फेंकने वाला, जिसने पुलिस कर्मियों को उड़ा दिया था। STF ने उसे प्रयागराज में यमुनापुर इलाके में ढूंढ निकाला। एनकाउंटर हुआ और वहीं ढेर कर दिया गया। पुलिस की यह कार्रवाई अब बदले में नहीं, नजीर में बदल रही थी। लोग अब टीवी पर डर नहीं रहे थे, वो संतोष महसूस कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने खुले मन से कहा, अब ना तो माफिया बचेगा और ना ही उसका नेटवर्क। अब टारगेट बचा था गुड्डू मुस्लिम, बम बनाने का मास्टर, बदमाशों का ट्रेनर, अतीक का सबसे वफादार आदमी। बताया गया कि वो बिहार होते हुए नेपाल भागने की फिराक में था, लेकिन STF ने उसके कई साथी को पकड़ लिया। गुड्डू अब भी फरार है, लेकिन उस पर 5 लाख का इनाम घोषित हो चुका है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चलने लगा। अब डर नहीं लगता, क्योंकि योगी का बुलडोजर सिर्फ दीवारें नहीं, माफिया की जड़ें भी तोड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। अब पुलिस ने फैसला किया, अब अतीक और अशरफ को यूपी लाना पड़ेगा, फेस टू फेस पूछताछ के लिए। और वहीं से शुरू हुई उनकी आखिरी यात्रा। 13 अप्रैल 2023 अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया, क्योंकि STF को अब उससे आमने सामने पूछताछ करनी थी उमेश पाल मर्डर केस के बारे में। सुरक्षा अभूतपूर्व थी। 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी, 10 गाड़ियां, CCTV कैमरे में निगरानी, मेडिकल चेकअप के बहाने पेशी पर पेशी, और इस बीच हर न्यूज चैनल लाइव चल रहा था। 15 अप्रैल 2023 रात के लगभग 10:30 बजे पुलिस दोनों भाइयों को मेडिकल के लिए लाई थी, जैसा कि कोर्ट का निर्देश था। चारों तरफ मीडिया, लाइट्स, माइक्स और कैमरे की चमक। अतीक और अशरफ बोल रहे थे, हमें उमेश पाल के केस में पूछताछ के लिए लाया गया है। और तभी धाएं 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 3 लड़के जो पत्रकार की भीड़ में शामिल थे, अचानक रिवॉल्वर निकालते हैं और सिर पर गोली मार देते हैं। अतीक गिरता है एक झटके में, अशरफ कुछ बोल भी नहीं पाता और 2 सेकंड में वो भी ढेर। कैमरे ने यह सब कुछ लाइव रिकॉर्ड किया। इतिहास में पहली बार एक माफिया नेता की हत्या पुलिस कस्टडी में, कैमरे के सामने, और वो भी जय श्री राम के नारे के साथ। हत्यारे कौन थे? लवलेश, सनी और अरुण। तीनों लड़के छोटे शहरों से थे, बोले हम नाम कमाना चाहते थे और देश को माफिया मुक्त करना भी। सवाल उठे, पुलिस सुरक्षा इतनी कमजोर क्यों थी? दूसरा सवाल, मीडिया को उस जगह क्यों आने दिया? तीसरा सवाल, क्या सच में कानून का हाथ था या कोई सिस्टम के बाहर का फैसला? लेकिन सरकार ने साफ कहा यह क्राइम है और इसका जवाब कानून देगा। माफिया को सजा देने का काम सिर्फ अदालत को है, बंदूक को नहीं। लेकिन जनता में चर्चा कुछ और ही थी। जो काम कोर्ट 17 साल में नहीं कर पाई, वो कैमरे ने 17 सेकंड में कर दिखाया। अब अतीक, जिसका नाम सत्ता, डर, गलियों और हुकूमत से जुड़ा था, वो एक शव बन चुका था और इस बार बचाने वाला कोई नहीं था। लेकिन कहानी अभी बाकी है, क्योंकि यह सिर्फ एक माफिया की मौत नहीं थी, यह उस सिस्टम की परीक्षा थी जिसने कभी उसे बनाया था। अतीक अहमद मारा गया, लेकिन सवाल जिंदा रह गए। गैंग IS 227 का क्या हुआ?
अतीक की मौत के बाद गैंग का सर दबा, लेकिन पूंछ अभी भी हिल रही थी। गुड्डू मुस्लिम अब भी फरार है, उस पर 5 लाख का इनाम है। इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस की फाइल में बताया गया कि नेपाल बॉर्डर के रास्ते बांग्लादेश से दुबई भागने की कोशिश कर रहा है। एसटीएफ ने अभी तक 14 से ज्यादा ऑपरेशन चला चुकी है, लेकिन गुड्डू मुस्लिम अभी तक साइलेंट शूटर बना हुआ है। अतीक के परिवार का क्या हुआ? राजनीति में वापसी की तैयारी, पत्नी शाइस्ता परवीन फरार। एक वक्त पर बीएसपी की टिकट मिला था, लेकिन उमेश पाल केस में नाम आने के बाद गायब। बेटे असद को एसटीएफ ने झांसी में एनकाउंटर कर दिया। बाकी के 2 बेटे नाबालिग सुधार गृह में है। तीसरा बेटा पढ़ाई के नाम पर विदेश भाग गया, जिसने पूरे परिवार का साम्राज्य बना दिया था। अब उसी साम्राज्य की दीवारें एक एक कर टूट चुकी थी। जनता को क्या मिला? एक बार को लगा इंसाफ हो गया, लेकिन कुछ सोचने वाले लोग पूछने लगे, अगर हत्या का जवाब हत्या है तो कानून क्या कर रहा है? राजनीतिक फायदे, योगी आदित्यनाथ की छवि मजबूत हुई। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला, एंड ऑफ माफिया, बुलडोजर जस्टिस। लेकिन विपक्ष ने सवाल उठाए, क्या कानून को बाईपास किया गया है? क्या ये एनकाउंटर कल्चर खतरनाक मिसाल नहीं है? अतीक का साम्राज्य खत्म हो चुका था, लेकिन अभी भी डर बाकी है। प्रयागराज के कुछ इलाके अब भी अतीक के नाम से पहचान रखते हैं। उसके पुराने गुर्गे अब नए नेता तलाश रहे हैं। कुछ बिल्डर, हॉस्टल, दवा कारोबार में लग चुके हैं, लेकिन लोग अब भी खुलकर कहते हैं, पहले डरते थे बोलने से, अब बोलते हैं मिट्टी में मिला दिया जाएगा। लेकिन कैमरे ने भी एक नया डर पैदा किया। लाइव मर्डर, नारे और मीडिया की मौजूदगी। सवाल उठा, अगर पुलिस कस्टडी में माफिया मारा जा सकता है तो कल कोई आम आदमी भी गोली का शिकार बन सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अतीक की मौत के बाद माफिया राज सच में खत्म हुआ या सिर्फ चेहरा बदल गया है? और यहीं से हम पहुंचते हैं उस पड़ाव पर जहां देश को तय करना है कि क्या वो कानून के राज में यकीन रखेगा या हर गुनहगार को बंदूक से ही जवाब देगा। क्योंकि अतीक एक नाम नहीं था, वो सिस्टम की चुप्पी का चेहरा था। और जब तक सिस्टम नहीं बोलेगा, नए अतीक पैदा होते रहेंगे। हर माफिया एक दिन में पैदा नहीं होता। ना कोई बच्चा पैदा होते ही AK-47 उठाता है, ना कोई स्कूल छोड़कर सीधा खून करता है। अतीक की शुरुआत भी बस एक साधारण लड़के से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे सिस्टम, समाज और सियासत तीनों ने मिलकर एक माफिया बना दिया। बचपन और गरीबी का फायदा। इलाहाबाद के खालसा स्कूल में पढ़ाई, पिता पैसे से घोड़े तांगे चलाते थे। घर में पैसे नहीं थे, लेकिन दिमाग तेज था। पढ़ाई बीच में छोड़ी और तबाही शुरू की। गली का गुंडा बना, फिर मोहल्ले का मालिक। पहली बार 17 साल की उम्र में हत्या का आरोप, और फिर लाठी, कट्टा, रंगदारी, जमीन कब्जा। धीरे धीरे पुलिस भी सेट होने लगी और इलाके में नाम होने लगा अतीक भाई। 1989 में पहली बार विधायक बना, वो भी निर्दलीय। फिर समाजवादी पार्टी का सांसद, और फिर खुद को ही संविधान समझने लगा। जब अपराधी को ही जनता चुनने लगे और नेता उसे टिकट देने लगे, तो वो माफिया नहीं, व्यवस्था का हिस्सा बन जाता है। पुलिस, कोर्ट, मीडिया सब हिस्सेदार बनते गए। एसएचओ से लेकर डीएम तक लाइन में थे। कोर्ट में तारीख पर तारीख, गवाह डर से पलट गए। एफआईआर पर बड़े लोग के फोन आने लगे और मीडिया कहने लगी, विवादास्पद नेता अतीक अहमद। अपराधी और नेता और व्यापारी बनने में सिस्टम का हर पुर्जा शामिल था। और समाज, कुछ लोग डर में झुके, कुछ लोग मजबूरी में साथ आए, और कुछ लोग लाभ लेकर अतीक के गुनाहों को सेवा बता बैठे। यही फार्मूला दोहराया गया, झुग्गी से गुंडा, गुंडे से नेता, नेता से सांसद, सांसद से माफिया और माफिया से ब्रांड। और अब तक यह फार्मूला जिंदा है। मिट्टी में मिला दो जैसे नारे सिर्फ एक अंत नहीं, एक नई शुरुआत बनते रहेंगे। इसे सवाल फिर वही है, क्या हम अतीक को सिर्फ खत्म करेंगे या अतीक जैसे बनने की जड़ को भी काटेंगे? अब बचेगा इस कहानी का अंतिम अध्याय, एक भावनात्मक लेकिन सवाल से भरा निष्कर्ष, जो हर दर्शक के दिल में कुछ छोड़ कर जाएगा। कहानी खत्म नहीं हुई है, शायद अब शुरू हो रही है। अतीक अहमद मर गया, मीडिया ने ब्रेकिंग न्यूज चलाया, नेताओं ने चुप्पी साधी, पुलिस ने फाइल बंद की, और देश ने कहा चलो एक गुनहगार खत्म हुआ। लेकिन क्या सच में कहानी खत्म हो गई? क्या सिर्फ अतीक ही दोषी था? जो उसे टिकट देते रहे, क्या वो निर्दोष है? जो उसे माननीय विधायक कहते रहे, क्या उन्हें कुछ नहीं पता था? जो पुलिस अफसर उसके बंगले पर खड़े रहते थे, क्या वो मजबूर थे? या फिर हम सब इस सिस्टम का हिस्सा है? हम ही तो है जो अपराधी को जाति और धर्म और पैसे के नाम पर वोट देते हैं। हम ही तो है जो डर के मारे चुप रहते हैं। और हम ही तो है जो उसके मरते ही तालियां बजाते हैं, पर जड़ें नहीं काटते। माफिया एक चेहरा नहीं, एक मानसिकता है, जो कभी किसी कॉलोनी में बिल्डर बनकर आता है, कभी चुनाव में टिकट लेकर, और कभी आपकी खामोशी का हथियार बनकर। तो अब क्या करें? अतीक अहमद की मौत को सिर्फ एक एपिसोड ना समझे, इसे एक सीख बनाएं।
अगली बार वोट डालते वक्त चेक करें उस नेता का चार्जशीट क्या कहता है। किसी मोहल्ले में डर का माहौल बने तो सवाल करें कौन बना रहा है इस डर को हथियार। अंत में अतीक मरा नहीं, उसे मारा गया है हमारी चुप्पी ने, हमारी राजनीति ने, हमारे सिस्टम ने। और जब तक हम सच को देखकर सिस्टम से सवाल नहीं पूछेंगे अतीक जैसे नाम दोबारा उठते रहेंगे। ये डॉक्यूमेंट्री खत्म नहीं हुई, ये आईना है जिसमें अगर आप ध्यान से देखें तो सिर्फ अतीक नहीं पूरा देश नजर आता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो सिर्फ देखने तक सीमित मत रखिए, इसे शेयर भी कीजिए, चर्चा कीजिए और सबसे जरूरी सवाल करना मत छोड़िए, क्योंकि जब जनता सोती है तब एक माफिया पैदा होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।